हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, कैन हेमंता बिस्वा शर्मा सेव द बीजेपी? राइज ऑफ हेमंता एक्सप्लेन्ड। सेव द बीजेपी। बीजेपी को क्या हो गया भाई कि सेव करना पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता सेव की मुझे जरूरत है। लगता नहीं है कि हेमंता बिस्वा जो है डायरेक्टली योगी जी से कम्पीट कर रहे हैं या आई थिंक मोदी जी के बाद योगी जी ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो देयर इज नोबडी एल्स। और हेमंता बिस्वा जो है पहले कांग्रेस में थे और फिर चेंज करके बीजेपी में गए थे। ये अच्छी बात है कि काम अच्छा कर रहे हैं, पर अगर आप सारे कैंडिडेट्स को कंपेयर करो तो मोदी जी बेस्ट, उसके बाद योगी जी बेस्ट, और उसके बाद का मुझे नहीं पता अभी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को हिस्टोरिकली देखें तो वो आवाज कम नहीं है? जाना जाता है। इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता है। आवाज क्यों कम है? रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए जाना जाता है। बाद में ठीक हो जाएगी शायद। और अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम इंडिया की तरफ वैसे से था। एंटी नॉर्थ ईस्ट रेसिज्म के लिए जाना जाता है। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि भारत का मेन स्ट्रीम अगला नेशनल लेवल का प्रो हिंदुत्व लीडर इसी नॉर्थ ईस्ट से इमर्ज होने वाला है। जी हाँ, लचित बोरफुकन और वीर अहोम्स की पावन धरती का पुत्र हेमंत बिस्वा शर्मा, एक ऐसा फायर ब्रांड लीडर जो योगी आदित्यनाथ के लेवल का हिंदुत्व के चेहरे की तरह उभर रहा है। सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। ओनली टू बिकम मैच्योर। कि क्या हेमंत के पास पोटेंशियल है बीजेपी का मेन स्ट्रीम लीडर और प्राइम मिनिस्टर मोदी का सक्सेसर बनने का? आई डोंट थिंक सो। आई ऑल्सो डोंट फील इट। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो मन करने का इरादा है। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। क्या नहीं होने दूंगा? होने नहीं दूंगा। मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, ट्रू। लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। आगे जाके भी सनातन ही चलेगा और सनातन के आदर्श से ही ये देश मजबूत होगा। शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका ये तो आवाज में प्रॉब्लम है इनकी वीडियो में। इस वाले वीडियो में तो खतरा है। एक सेकंड पड़ा। देखिए, हमने अक्सर सुना है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमने देखा भी है कुछ सालों पहले कि कैसे एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है नॉर्थ ईस्ट। एक वक्त था जब बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में उतनी ही प्रेजेंस थी जितनी क्रिकेट की दुनिया में बाबर आजम की इज्जत। जानते हो कितना कुछ झेलता हूँ मैं? बस अमरीश पुरी टाइम। कितने अंगारों पर बैठता हूँ। अमरीश पुरी की बेइज्जती कर रहे हैं। में जब मोदी ने एक बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता था नेशनल लेवल पे, तब भी नॉर्थ ईस्ट में किसी भी राज्य में बीजेपी की तो बढ़ गई है बीजेपी की प्रेजेंस। तस्वीर बिल्कुल अलग। वही ना, देखा इनका। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स में Good. या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी एक कोalition के साथ सत्ता में है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ। और नॉर्थ ईस्ट के सबसे पॉपुलर स्टेट यानी असम में बीजेपी के फॉर्चून्स बदलने का क्रेडिट दिया जाता है हेमंत बिस्वा शर्मा को। इन्हें लोग नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य मानते हैं और इन्हें नॉर्थ ईस्ट का विभीषण भी माना जाता है, क्योंकि काम तो इन्होंने काफी अच्छा किया किया है कांग्रेस के साथ थे, हेमंता लेकिन ने। आज उनकी मदद से ही बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का सफाया कर दिया है। ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। और आजकल नेशनल लेवल पर इनका काफी बड़ा हिंदुत्व फैन बेस भी बन रहा है। तो आइए आज के वीडियो में हम हेमंत बिस्वा शर्मा की इस राइज के बारे में जानेंगे। तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के गुवाहाटी से हैं। इनके पिता एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे और इनकी माता असम साहित्य सभा की मेंबर थी। 1979 और 80 के दशक में असम आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, जब हेमंत बिस्वा शर्मा स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। असम आंदोलन का देखिए बेसिक गोल ये था कि असम में बहुत सारी इलीगल इमिग्रेशन हुई है, जिस वजह से असम को डेमोग्राफिक डेंजर है।
1951 से 1971 के बीच में असम की सो रही थी पॉपुलेशन में दुनिया भारी तब। मात्रा में इंक्रीज हुआ, जिसमें से बड़ी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स थे। असम के लोगों का नहीं, मानना जहाँ था कि कंट्रोल ये जो करें। भारी संख्या में इमिग्रेशन हो रही है, ये उनके कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज और रिसोर्सेज पर बुरा इफेक्ट डाले। वो तो है। एक सर्वे के मुताबिक 1971 के आसपास असम में असमी स्पीकिंग पॉपुलेशन का परसेंटेज 61% से गिरकर 1979 में अराउंड 49% हो गया था। अब और भी कम हो गया क्या? एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम्स पर भी ओवर पॉपुलेशन से बहुत असर पड़ रहा था। इसलिए असम के लोग चाहते थे कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज दिया जाए बिल्कुल ठीक और है। उनको वोटर लिस्ट से भी हटाया जाए। बिल्कुल। और इनमें से बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स थे जो बांग्लादेश से आकर असम में सेटल हुए थे। इसी के कारण असम के यूथ ने मास लेवल पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। क्या बात है, सो रही है गवर्नमेंट कि उनको निकालती नहीं है। देश की प्रोटेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इलीगल कोई ना है। प्रोटेस्ट से हिमंता इनिशियली स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ आकर्षित हुए। इसके दौरान हिमंता की मुलाकात प्रफुल्ल कुमार और भृगु कुमार से हुई, जो उस समय के असम प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। इसके कुछ साल बाद ही हिमंता को असम स्टूडेंट्स यूनियन गुवाहाटी यूनिट का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। हिमंता ने फिर अपनी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन कॉटन कॉलेज से कंप्लीट की और इस कॉलेज के बारे में मजेदार बात यह है कि आज की डेट में असम के 15 चीफ मिनिस्टर्स में से 7 यहीं इस से कॉटन कॉलेज से ही निकल गए। वाह। 1991 से 1992 तक वो कॉटन कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। 1996 से 2001 तक उन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत भी की, लेकिन उनका पॉलिटिक्स में हमेशा इंटरेस्ट बना हुआ था और इसी कारण उन्होंने 1994 में कांग्रेस ज्वाइन की। हितेश्वर सैकिया जो उस समय असम के चीफ मिनिस्टर थे, उनके यहाँ हिमंता का हमेशा से आना जाना था। उस समय हिमंता को स्टूडेंट और यूथ डेवलपमेंट के लिए बने राष्ट्रीय सलाहकार समिति में हितेश्वर सैकिया के कहने पर एक सदस्य सचिव बना दिया गया। यहीं से हिमंता की असम पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री होती है। उनके पोटेंशियल को हितेश्वर सैकिया ने बहुत पहले से ही देख रखा था। इसी के कारण वो 1996 में कांग्रेस की तरफ से पहली बार जालुकबाड़ी कंस्टिट्यूएंसी से खड़े हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमंता उनके खिलाफ खड़े हुए जिन्हें हिमंता अपना मेंटोर मानते थे, यानी भृगु कुमार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिमंता के साथ उस इलेक्शन में वही हुआ जो पाकिस्तान के साथ 1971 के वॉर में हुआ था। तो इतनी बड़ी हार झेलने के बाद हिमंता काफी निराश हुए, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने उस समय पर उनको एक सलाह दी जिस सलाह ने उनकी जिंदगी बदल दी। नरसिम्हा राव ने हिमंता से कहा कि देखिए, आप भले ही इलेक्शन हार गए हो, लेकिन अगर आप फ्यूचर में ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो हमेशा अपनी कंस्टिट्यूएंसी से टच में रहिए और उनकी बात सुनते रहिए। और हिमंता ने फिर यही किया। अगले 5 सालों तक गली गली जाकर वो अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और समझा और हर तरह की मदद करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2001 के विधानसभा चुनाव में हिमंता ने भृगु कुमार जैसे दिग्गज नेता को इलेक्शंस में हरा दिया। और इसके बाद हिमंता को असम की राजनीति में एक बड़ी नई पहचान मिली। शुरू में हिमंता को कृषि विभाग में मंत्री बनाया गया, लेकिन 2006 में इन्हें हेल्थ और फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसी बड़ी मिनिस्ट्री भी दे दी गई। और इसके बाद वो 2011 में फिर 78,000 के बड़े मार्जिन से अपनी इलेक्शन जीते। 2011 में इसके बाद उन्हें एजुकेशन का एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया। उनके टेन्योर के दौरान जोरहाट, बारपेटा और तेजपुर में उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेजेस भी बनवाए। और इनके काम और इनके करिश्मा की वजह से वो असम के उस समय के सीएम तरुण गोगोई के लेवल की पॉपुलैरिटी पाने लगे और असम में एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर बन गए। शर्मा इस समय पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एक मत से चुने जाते हैं। इससे पहले वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ असम के प्रेसिडेंट रह चुके थे और सिर्फ बैडमिंटन ही नहीं बल्कि वो असम क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। लेकिन देखिए, यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हमने देखा है कि एटलीस्ट पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस पार्टी जो है वो बेसिकली गांधी परिवार की पर्सनल जायदाद बनी हुई है। इस पार्टी में कुछ भी गांधी परिवार की इजाजत के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल उस तरह जिस तरह बॉलीवुड साल में कम से कम एक बार हगे बिना फंक्शन ही नहीं कर सकता। तो गांधी फैमिली की इस तरह से डिक्टेटरशिप कांग्रेस पार्टी में हिमंता बिश्वा को पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक देवता की तरह ऑपरेट करते हैं कांग्रेस पार्टी में। Now Rahul started dictating. Rahul will come as if a god has come. Now we have to worship him. He will not say here and here. उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद को भी एक्सपोज किया। और कांग्रेस का जो एक कॉन्सेशन है कि मैं वो राजा हूँ, तुम स्टेट में राजा बन जाओ, तुम फिर स्टेट वाला लोग बोलेगा तुम जिले में राजा बन जाओ, जिले वाला लोग बोलेगा कि तुम पंचायत में राजा बन जाओ, और हमें एक ही लोग राजा बन के रहना है और हमें एक कोटरी जैसा बना के घूमना है। एक पार्टी में आप अगर है तो योर लॉयल्टी हैज टू बी टुवर्ड्स अ फैमिली। और राहुल गांधी की इस डिक्टेटोरियल टेंडेंसी की वजह से कांग्रेस ने अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट का और नेशनल लेवल का एक बहुत
ब्राइट नेता खो दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ क्लैश होने की वजह से अल्टीमेटली हेमंता बिस्वा ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने ईगो में कहा कि भाई जाने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। और हेमंता बिस्वा ने राहुल गांधी की इस एरोगेंस को भी एक्सपोज किया। I talked to him 7-8 times on face to face. I have seen him a complete arrogant person, and without that kind of लगता ही है वो जैसे चलता विदाउट इंटेलेक्चुअल साउंडनेस। soundness. जयराम रमेश ने भी इसी तरह से हेमंत बिस्वा के रेजिग्नेशन पर एरोगेंस और ईगो में कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी ना होती तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पोजीशन और आइडेंटिटी का कहीं एग्जिस्टेंस भी नहीं रहता। और आज उसी हेमंत ने कांग्रेस का पोजीशन और एग्जिस्टेंस असम से मिटा दिया है। देखो भैया, जिसमें भी थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, करेक्ट, वो कोई बंदा कांग्रेस में नहीं रहेगा। बिस्वा जी ने देखा कि चमचे होंगे वही रहेंगे। करेक्ट, उनको लगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, आई एम नॉट गेटिंग क्रेडिट मैंने फॉर व्हाट आई इतनी डू। मेहनत की है आसाम में, इतना सब कुछ किया आसाम में, मगर जब वहां से राहुल गांधी आता है तो सबको लगता है कि बाउ डाउन कर जाओ उसके ऊपर, और मेरे को भी कर एक्सपेक्ट करते कि मैं भी बाउ करूं। डाउन करूं, जबकि वो बंदे में जैसे ना उन्होंने कहा अक्ल है, ना अक्ल लियाकत। नहीं है, लियाकत एरोगेंट है और ऊपर से अकल नहीं है। तो और ऐसे सोचता है मैं बंदे पता नहीं के क्या अंडर हूँ। मैं क्यों ऐसे करूं? देखते हैं ना कई लोग, अकल That's कुछ what it नहीं, is. स्टाइल मार लिया, ऐसे ये कर कोई लिया। किंगडम नहीं, किंगडम ऑफ Exactly. इंडिया नहीं है, ये डेमोक्रेसी है इंडिया में। उसने यही सोचा विश्वा जी ने कि डजंट मेक सेंस ऑफ कोर्स कि जो टॉप का लीडर होना चाहिए वो केपेबल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो एक्चुअल लीडर होना चाहिए। वो तो है ही नहीं, वो तो डायनेस्टी सिस्टम का चला आ रहा है बंदा जिसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, और चमचे बने हुए उसके अंडर मैं कैसे रह सकता हूँ? आई डोंट एग्री। तो अच्छी बात है, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो इस तरीके से कहते हैं बाय बाय और पार्टी चेंज करके बोल रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी में जिसमें आए हैं वहाँ पे जो भी केपेबल होगा वो बन जाएगा। और मैंने कितनी बारी वीडियोस में जब मैं राहुल गांधी को देखती हूँ चलते हुए उसकी हरकतों से, मैं कहती हूँ कि उसकी हरकतें जो हैं किसी नॉलेजेबल मैच्योर इंसान की हरकतें हैं ही नहीं। वो तो दुनिया भर को पता है, तभी तो जो नाम पप्पू पैदा हुआ है इसीलिए हुआ है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस। नहीं, नॉर्मल भी द वे ही एक्ट्स, जैसे इवन वो जब मोदी जी के साथ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में द वे ही वाज वॉकिंग, जब सीट वहां पे लेके जानी थी, मोदी जी के साथ जा रहे थे, फर्स्ट पार्लियामेंट जब शुरू हुआ था, उस टाइम भी मैंने कहा ये बंदा बिहेव कैसे कर रहा है, ही इज नॉट फिट टू बी हियर। प्राइम मिनिस्टर बनना तो दूर की बात है, यहाँ पे भी बैठने के लिए ही इज नॉट फिट। तो एनीवे, चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।